नमस्कार साथियों, स्वागत है आप। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्लान को जो हाल ही में पर्यावरण की मंजूरी मिली है। इस अंकित अवस्थी आप हैं मेरे साथ में ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्लान को जो हाल ही में पर्यावरण की मंजूरी मिली है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इस विषय पर चर्चा करते समय ये ध्यान रखिएगा कि यह विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील भविष्य में होने वाला है, क्योंकि संभव है कि आने वाले समय में देश में इसकी वजह से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलें। कुछ हो सकता है पर्यावरणविद बाहर निकल के आए, हो सकता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अपने द्वारा इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करें। तमाम तरह की जानकारियां बाहर निकलकर आ सकती हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्लान, अगर हम स्ट्रेटेजिक रूप से बात करते हैं तो जिस तरह से देश सोच रहा है उस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यही कारण है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में इसे अपने द्वारा ग्रीन सिग्नल यानी हरी झंडी दिखा दी है, ये मानते हुए कि इस विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्थ ₹75,000 करोड़ ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड शॉन ग्रीन फ्लैग प्रोजेक्ट। ये सब जगह आप प्रमुख अखबारों के अंदर इस खबर को देख सकते हैं। यदि आपको ये जानना है कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है तो थोड़ा सा विस्तार से आपको पहले मैंने लगभग 1 साल पहले कवर किया हुआ है इसी चैनल पर। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान के नाम से आप एक बार उसे देख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो इसके स्थान पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो अभी दे देता हूं, क्योंकि साल भर पुरानी बात हो गई है। साथियों, असल में भारत सरकार, जब हम अपने आइलैंड्स की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एरिया पर हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। उस अंडमान निकोबार के भी सबसे सदर्न मोस्ट पोर्शन का जो नाम है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का भी सबसे अंतिम पॉइंट क्या कहलाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको हिंट देता हूं, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उस ग्रेट निकोबार आइलैंड को हम लोग डेवलप करके सिंगापुर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। क्या कारण है, क्या मजबूरी है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। साथियों, फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि इस आइलैंड पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ में इंटरनेशनल पोर्ट, 2 बातें हैं। पोर्ट का मतलब समुद्री जो चीजें रुकने की होती हैं वो, साथ में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन टर्मिनल, एक प्रॉपर टाउनशिप और साथ में पावर प्लांट बनाए जाने का प्रोग्राम है। आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज के द्वारा ये न्यूज दिखाई गई है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। यदि हम अपने द्वारा देखने का प्रयास करते हैं तो निकोबार आइलैंड कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है गूगल मैप पर। एक बार फिर से आप इसे ध्यान से देखें। हम अगर पृथ्वी पर भारत को ढूंढते हैं तो भारत के दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ हमें एक आइलैंड दिखाई पड़ता है जो पूरी तरह लश ग्रीन है, पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ है। इसे ही ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। इस ग्रेट निकोबार के तटवर्तीय क्षेत्र को हम पूरी तरह से एक पोर्ट के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। पोर्ट के रूप में डेवलप करने का अर्थ यह है कि यहाँ पर भविष्य में अगर कोई भी ट्रांजिट के लिए वाहन निकलेगा तो वो यहाँ आकर रुक सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत के आप अगर चलते हैं पूर्व और दक्षिण की तरफ, अंडमान निकोबार, और इसके भी दक्षिणतम जगह पर बिल्कुल इंदिरा पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखा जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप इस ग्रेट निकोबार को देख लें जिसका विकास करने की चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। अब सवाल बनता है क्यों किया जा रहा है सर ऐसा, क्या फायदे हैं इस बात के? चलिए मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं। अगर आप मैप के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो यहां पर देखने लायक बात यह है, इधर देखें आप एक बार, कि ये रहा अंडमान निकोबार का हिस्सा जिसे आप इस तरह से पहचान सकते हैं। हाल ही के दिनों में इंडियन ओशियन के अंदर चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं और बढ़ते समय उसने जो काम किया है वो क्या किया है, श्रीलंका के दक्षिणतम पॉइंट को, जिसे आप हम्बनटोटा के नाम से जानते हैं, उसे 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि डेथ ट्रैप के चलते श्रीलंका से हड़प लिया है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मुद्दे की बात क्या है कि दुनिया का लगभग 50% से अधिक जो तेल है ना वो इस खाड़ी से, जिसको आप फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं, इस खाड़ी से निकलता है, इस तरफ से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, और यहां से होकर के सीधा यूं गुजरता है। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इधर से क्यों गुजरता है इसके पीछे भी बात सुन लीजिए। असल में इंडियन ओशियन से होते हुए जब यह मतलब तेल गुजरता है तो ये जो इंडोनेशिया वाला सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ से होते हुए एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और उसके कॉर्नर पर यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर।
सिंगापुर वो देश है जो कि जितने भी समुद्र से होकर जाने वाले जहाज हैं उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा जहाज़ों को अपने यहाँ पर एज ए पोर्ट स्टैंड देता है, पोर्ट ऑन कॉल की तरह से स्टेटमेंट देता है। मतलब ये इसका समझने का अर्थ ये निकालिए कि यहाँ से जाने वाले जो जहाज हैं वो यहाँ पर रुककर रिफ्यूलिंग करते हैं, साथ में अगर किसी को अपना सामान एक्स्ट्रा ले रखा है तो वो यहाँ पर जमा कर देता है, यहाँ से और देशों के पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से सिंगापुर की इकोनॉमी में जो बहुत बड़ा योगदान है या जिसने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया वो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इसकी पोजीशन ने ही बनाया। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पहले अगर हम देखते हैं इस पूरे रास्ते में तो चीन के द्वारा इस जगह को एज एन हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया गया। तो इस विकल्प को भारत ने तलाशा कि भाई अगर कोई व्हीकल यहाँ से चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इधर से चलोगे तो लक्षद्वीप वगैरह मिल जाएंगे, मालदीव्स मिल जाएगा। होता क्या है कि जब कोई जहाज यहाँ से जाएगा तो जाते समय उसे निकोबार आइलैंड नज़दीक पड़ेगा, तो एक प्रकार से जहाज़ों को ये मिडवे पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। जो अभी बेनिफिट हम्बनटोटा और सिंगापुर को मिलने वाला है वो भारत के निकोबार आइलैंड को भी मिल सकता है। ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, इस जगह का फ़ायदा क्या निकलेगा? फ़ायदा ये निकल कर आएगा कि भविष्य में जैसे भी यहाँ से गुजरने वाले जहाज होंगे वो ना केवल तेल भरवाने में कामयाबी पाएंगे बल्कि यहाँ से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड सेंटर डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से वैसी ही व्यवस्थाएं बन जाएंगी जैसे सिंगापुर से बनती हैं। अब सुनकर तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ये जगह है। यहाँ से फुकेट, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी जगह, बैंकॉक वगैरह पहुँचना आसान है। मुसीबत क्या आ रही है, ये देख लीजिए, ये वाला रूट था जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था ना, मेजर शिपिंग लाइन है ये, इंटरनेशनल ईस्ट ट्रेड रूट के नाम से इसे आप जानते हैं, जो कि यहाँ से होते हुए निकलेगा। अब चक्कर क्या है कि इस पूरे क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्षेत्र में पूरी तरह इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है कि इसे यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत कंजर्व किया गया है। यानी कि एक प्रकार से ये वो क्षेत्र है जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काउंट होता है। साथ में इसके अंदर 2 प्रॉपर नेशनल पार्क हैं, और तो और इंडिया की जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है वो भी यहीं पाई जाती है। मैं सेशन के दौरान उसका भी चित्र आपको दिखाऊंगा कि कौन सी ट्राइब की हम बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होगी। बनाना क्या चाह रहे हैं हम? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, मतलब यहाँ कंटेनर्स को होल्ड किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ डेवलप किया जाएगा। टाउनशिप, क्योंकि देखिए आपको मैं बताऊं, ग्रेट निकोबार पर उन प्रिमिटिव ट्राइब्स को मिलाकर, साथ में जो और हमारे स्टेशंस हैं उन सबको मिलाकर देखा जाए तो मात्र 8,500 लोग रहते हैं। सरकार का प्लान यहां पर 60,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट करने का है, क्योंकि भाई इतने बड़े लेवल पर अगर काम होगा तो प्रॉपर तरीके की टाउनशिप वगैरह भी बनानी पड़ेंगी, और जब लोग आएंगे जाएंगे तो पोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा तो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर यह ग्रीनरी जो है इसको हटाया जाएगा। जब ग्रीनरी को हटाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है पर्यावरण का कंसर्न बहुत बड़ा बनेगा। पर्यावरण का कंसर्न इतना बड़ा बनेगा कि यहां पर जो है ना 2500 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं, 5100 स्पीसीज जो एनिमल्स की हैं, विशेष रूप से 179 कोरल्स, 55 मैमल्स, 244 प्रकार के पक्षी, 76 प्रकार के रेप्टाइल्स, 84 प्रकार के मुख्य ट्री, 38 प्रकार के क्लाइंबर्स, 20 प्रकार की हर्ब्स, इन सबको यहां पर नुकसान पहुंचने की संभावना है। यानी एक प्रकार से आप ये समझिए कि ये वो जगह बनने वाली है जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लोगों का कंसीडरेशन है। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर इंडिजीनियस प्रकार की एक ट्राइब पाई जाती है जिसको आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा। उसका नाम है शॉम्पेन ट्राइब। उसके कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ ही हंड्रेड्स में लोग रहते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो यहां पर ही पाई जाती हैं। आप इनकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से ट्राइबल है। ये वो लोग हैं जो वंस अपॉन ए टाइम सुनामी के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सुनामी की वजह से इनको काफी नुकसान हुआ था। यहां पर एक पक्षी और पाया जाता है जो केवल यहीं पाया जाता है, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है निकोबार
मेगापोड, निकोबार मेगापोड और शोम्पेन ट्राइब ये यहां पर पाई जाती हैं। माइट पॉसिबल आपसे कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑप्शंस में डालकर कि शोम्पेन ट्राइब कहां पाई जाती है, ठीक है साहब। अच्छा, तो यहां पर 51 एक्टिव नेस्ट हैं निकोबार मेगापोड्स के, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 8.5 लाख पेड़ गिराए जाएंगे, जिसकी वजह से 12 से 20 हेक्टेयर भूमि यहां पर मैंग्रोव की भी नष्ट हो जाएगी। 8.5 लाख तो पेड़ कटेंगे, साथ में मैंग्रोव को भी बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान होगा। इस प्रकार से यहां पर पर्यावरणीय क्षति जो है ना उसकी अनुमान बहुत ज्यादा लगाई जा रही है। ग्रेट निकोबार आइलैंड को बायोस्फीयर रिजर्व जनवरी 1989 के अंदर डिक्लेयर किया गया था और इसके साथ साथ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर मई 2013 में इसको कंसीडर एज एन हॉटस्पॉट किया गया। साथियों, यहां पर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के नाम पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर मार्च 30 एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने खुद ने मेंशन किया कि गांधीनगर शास्त्री नगर एरिया, जिसको जॉइंट मिलिट्री सिविल डुअल यूज एयरपोर्ट के तहत डेवलप किया जाएगा, वहां पर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के प्लान्स को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहां पर अगर हमने अपना पोर्ट डेवलप किया तो उसका बेनिफिट हमें काउंटर टू चाइना, म्यांमार, श्रीलंका करने में मिलेगा, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण को यहां से बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैंने जहां वर्ष 2011 के सेंसस की आपसे चर्चा की, 2011 के सेंसस में यहां 8069 लोग रहते थे, जहां सरकार अब 60,000 से अधिक लोगों को रखने की सोच रही है। 60,000 नहीं, माफी चाहूंगा, 6,50,000, फिगर थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। सरकार यहां पर आप सोच सकते हैं कितने टाइम्स ज्यादा लोगों को इनहैबिटेट करने का प्लान कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जब हम इन चीजों को कैलकुलेट करें तो उसी समय सिंगापुर कितना कमाता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिंगापुर की मतलब केवल फ्लाइट्स को, ये जो शिप जो चलते हैं इनको होल्ड करने से जो कमाई है ना वर्ष 2021 के अंदर, वो 4670 मिलियन सिंगापुर डॉलर थी। 4670 मिलियन डॉलर, यानी कि मिलियन को आप बिलियन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इतना सिंगापुर डॉलर यहां पर था। हमने उसको डॉलर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो ये जो है ना 4700 के आसपास, 4700 मिलियन सिंगापुर डॉलर, ये कितना अमेरिकी डॉलर बनता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 3,337 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 3 बिलियन से ऊपर जो है ना वो यहां पर केवल ट्रेड से सिंगापुर को कमाई होती है, हॉल्ट करने से कमाई होती है। और भारत खर्च कितना करने जा रहा है? 75,000 करोड़ रुपीस। वहां पर बिलियंस में बात नहीं हो रही है, करोड़ में उसमें बात हो रही है ना। तो एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझकर चलिए कि इंडिया यहां पर 1000 करोड़ डॉलर खर्च करने जा रहा है, तो 1 बिलियन डॉलर के अराउंड हम लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सारी सुविधाएं जब यहां पर डेवलप होंगी तो निश्चित ही इंडिया को भी एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और इस रास्ते के मध्य में होने का हमें स्ट्रेटेजिक मुनाफा होगा। अब सवाल बनता है, सरकार के दिमाग में इस क्षेत्र के बारे में विचार कब से आने शुरू हुए? देखिए, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के द्वारा पूरे की पूरे इंडियन ओशियन क्षेत्र में कभी मालदीव्स को, कभी श्रीलंका को, इन सब क्षेत्रों को कब्जाने का काम चल रहा है, तो भारत को लगा कि इन्हें अपना क्षेत्र पर्टिकुलर रूप से डेवलप करना चाहिए, और हुआ भी यही। इसके साथ साथ वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा इस क्षेत्र का विजिट किया गया और यहां पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए यहां पर एक अंडर सी, यानी कि समुद्र के अंदर से केबल डाली गई, जो कि अंडमान को चेन्नई से जोड़ती है। 2312 किलोमीटर की लंबी ऑप्टिकल फाइबर हाल ही में यहां पर डाली गई। सरकार का भविष्य में इसको लेकर लक्ष्य यह है कि यहां पर मैरीटाइम स्टार्टअप हब डेवलप किया जाए, यानी कि एक प्रकार से आप यूं समझिए कि भारत अपना सिंगापुर बनाने के बारे में निकोबार को सोच रहा है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो बहुत सारी स्पीसीज भी बहुत सारी लुप्त हो जाएंगी या उनको दिक्कत होगी। यही कारण है कि इंडिया के जो टर्टल रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपने द्वारा इस डेवलपमेंट प्लान का विरोध किया है। देखिए, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ शायद ही कभी चल पाएं, क्योंकि जब जब डेवलपमेंट होता है तो वो कॉस्ट के रूप में पर्यावरण की ही बलि लेता है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को क्षति पहुंचते हुए टर्टल्स की स्पीसीज को भी यहां नुकसान पहुंचेगा,
बनेगा ये लगभग तय माना जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारे द्वारा ग्रीन पैनल ने अनुमति दी हो या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अनुमति दी हो, सबको ये पता जरूर है कि इसका लॉस क्या होगा, फिर भी डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बनते हैं और यही परिणाम निकला। तो भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ी लाभपूर्वक स्थिति निकोबार में बनकर तैयार हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे जरूर आप अपनी जानकारी में रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी में आपको इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 20% डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन यूपीएससी एंड एसएससी कैटेगरी। और मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में 15 तारीख से नए बैच शुरू हुए, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।